दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, भारत के भीतर आर्थिक असमानता की स्थिति, भारत में बहुसंख्य तबके का हाशिए पर रहना और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसके जद्दोजहद को करते रहना और लगातार भारत की मुख्यधारा से उन्हें बाहर रखकर भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेना और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के भीतर कॉरपोरेट की बड़ी भूमिका। ये सवाल कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि विपक्ष के नेता या फिर कहीं किसी भी नेता को आपने उठाते हुए और भारत को नए तरीके से कैसे बनाया जाए इस दिशा में चिंतन मनन करते हुए आपने देखा नहीं होगा। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने जब आर्थिक सुधार किया तो दुनिया के मानचित्र पर भारत एक बड़े बाजार के तौर पर उभर कर आया। एक ऐसा बाजार जिसमें दुनिया की तमाम कंज्यूमर की संख्या जो होती है उसमें भारत की अपनी जनसंख्या के मातहत जो पैसे वाला तबका है उसकी संख्या भी इतनी है कि दुनिया के बाजार से जो चाहे भारत में पैसा लगाकर कमा सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भारत ने दुनिया के लिए खोला। यानी इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट था उसको बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल बनाने की दिशा में कदम बढ़वा दिए। इस देश की इकोनॉमी भी मालामाल हो गई। इस देश की पूंजी के साथ साथ इस देश की पॉलिटिक्स भी मालामाल हो गई। और इसीलिए कोई भी नेता जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के सवालों को उठाते हुए दिखाई दिया उसने कभी जिक्र नहीं किया कि भारत में कितनी गहरी असमानता, भारत में कितना बड़ा तबका अपने न्यूनतम जरूरतों से जुड़े मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है और भारत की राजनीति उसे अनदेखा कर देती है। ये तमाम सवाल 1991 के बाद से भारत के हर प्रधानमंत्री के साथ आप जोड़ सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जब पहली बार अमेरिका गए तो वहां पर उन्होंने भारत में बदलती हुई इकोनॉमी, खत्म किए गए लाइसेंस राज और इसके साथ साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट के रास्तों को दिखलाया। याद कीजिए जिस दौर में मनमोहन सिंह भी तमाम यात्राओं को करते रहे उसमें भी भारत एक बाजार के तौर पर ही रखा गया और रिफॉर्म के ट्रैक 2 को अपनाने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई कोताही बरती नहीं। एक लंबी फहरिस्त है भारत के प्रधानमंत्रियों की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को एक बाजार के तौर पर रखा। भारत की 140 करोड़ जनता को ताकत के तौर पर और उस ताकत की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री वह खुद हैं। इस तौर पर इस नैरेटिव को बनाया कि वह खुद कितने ताकतवर हैं। यानी इस देश के भीतर की कमजोर परिस्थितियां उनके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद को कब जोड़ा तो हो सकता है आपके जहन में एक नाम इंदिरा गांधी का आ जाए। वो 1991 से पहले की स्थिति है। उस दौर में समाजवाद का जिक्र था। उस दौर में भारत न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा था। जो अमेरिका की यात्रा भी इंदिरा गांधी ने की तो उस दौर में 2 ही सवाल थे और उस 2 सवालों के इर्द गिर्द फूड डेवलपमेंट एड के तौर पर अमेरिका से कैसे मदद ली जाए और जब वो आखिरी दौर में आई तो उस दौर में उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने जिन सवालों को अमेरिका के भीतर मुद्दों के जरिए उठाने की कोशिश की शायद वो एक संकेत है भारत में बीते 30-40 वर्षों की जो भी इकोनॉमी या कहें पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो रास्ता बनाया गया और भारत को एक बाजार के तौर पर रखा गया उसको क्या ये पूरी सोच बदल देगी। क्योंकि एक नैरेटिव बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द दुनिया के मानचित्र पर यही रेंगता रहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और सबसे ताकतवर बहुमत के साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसीलिए उनकी तमाम यात्राओं के साथ कॉरपोरेट के नेटवर्क का बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक समझौते जो भी हुए उसका लाभ बड़ी तादाद में कॉरपोरेट को होना और बीजेपी अपने तौर पर कैसे मालामाल होती चली गई आज इसको बताने का जिक्र नहीं है। आज तो सवाल इस बात का है कि जो लकीर
1991 से शुरू हुई 2014 तक आई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद के साथ जोड़कर डेवलप किया, आज राहुल गांधी उससे हटकर जिस नए भारत को रखना चाहते हैं, उसमें पहली बार सवाल कॉरपोरेट का नहीं है, पहली बार सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, पहली बार सवाल इस देश की उस इकोनॉमी का नहीं है जिस इकोनॉमी में आम जनता की भागीदारी है ही नहीं। पहली बार सवाल इस देश में आर्थिक असमानता और आर्थिक समानता लाने के प्रयासों का है। पहली बार सवाल इस देश के भीतर पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनका जिक्र करते हुए इस देश की हकीकत को दुनिया के सामने रखने या खुद भारत के राजनीतिक पटल पर रखकर उसको मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जाए, इन बातों का है। जो भारत के भीतर घट रहा है वो दुनिया के तमाम देशों में तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि अब सूचना क्रांति से बात आगे निकल चुकी है। और जिस सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से की कोई भी घटना अब छुपती नहीं है और सेकंड्स में पहुंच जाती है। तो भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों पर कितनी पैनी नजर दुनिया के उन ताकतवर लोगों या ताकतवर देशों की होगी जो भारत की राजनीतिक सत्ता में रुचि रखते हैं, यह तो पहले समझ लीजिए। और इस दौर में भारत के भीतर लोकसभा के चुनाव हो रहे हों या जिन सवालों को भारत के भीतर जाति जनगणना या जाति जनगणना के आश्रय इस देश के एक डेमोग्राफी को खुले तौर पर पारदर्शिता के साथ रखने का प्रयास राजनीतिक तौर पर, वह भी मुख्य धारा की राजनीति में, देश के भीतर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अब रख रहे हैं, अगर इन सवालों को वो अमेरिका में जाकर कह रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो इस दौर में अब यह भी खड़ा हो गया कि जो नैरेटिव 1991 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म और मार्केट इकोनॉमी का बनाया गया, जो नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 140 करोड़ देशों की अगुवाई करने वाले एक ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को रखा गया, उसमें पहली बार राहुल गांधी बिना किसी ताकत के, यानी उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है पॉलिटिकल तौर पे जहां पे वो निर्णय ले और चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं, लेकिन इस ताकत को वह उस इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जोड़ चुके हैं जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चाहे तो इस देश की राजनीतिक सत्ताओं को एक झटके में पलट सकती है। और ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार जा रहा है। और शायद इसी का असर है कि बीते दिनों कम से कम तीसरे टर्म में एक दो नहीं आधे दर्जन निर्णय जो सरकार ने लिए उसने या तो वापस लेना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा या बदलना पड़ा। इन तमाम मामलों में चाहे वो लेटरल भर्ती ही, सीधी भर्ती ही क्यों ना हो, उसमें भी आरक्षण का मसला जोड़ा गया। वक्फ वोट का मसला क्यों ना हो, जो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं, बीजेपी को बावजूद उसको संसदीय कमेटी के पास भेजना पड़ गया। इस देश के भीतर में जो पैरेलल मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर बंदिश लगाने के लिए जो बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही थी, उससे सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कोई संवाद सरकार ने बनाया नहीं था। यानी आधे दर्जन निर्णय अगर बदल गए इस दौर में, जो इससे पहले एक भी निर्णय नहीं बदलता था, तो एक सवाल यहां पर यह भी है कि दुनिया अब राहुल गांधी को इस रूप में क्या देखने लगी है, क्योंकि वह प्रतिपक्ष के नेता हैं, अब कोई सांसद नहीं है। इससे पहले जब वो गए थे तो बतौर सांसद गए थे और उसमें भी उनकी सांसदी इस देश के भीतर में छीन ली गई थी और पार्लियामेंट में दिया गया भाषण जिसमें अडानी का जिक्र हुआ था तो उसको चॉप कर दिया गया, उसको स्पंज कर दिया गया था। लेकिन अब वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, यानी विपक्ष की समूचे राजनीतिक दलों की अगुवाई करने वाले नेता के तौर पर वो जिन मुद्दों को इस देश के भीतर उठा रहे हैं और उन मुद्दों को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं, उसका पहला संदेश यही है कि भारत को जिस नजरिए से आप देखते रहे, अब उस नजरिए को आपको बदलना होगा, क्योंकि भारत के खुद लोग चाहते हैं जिसमें भागीदारी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, गरीब लगभग 90% है, तो 10% के हिंदुस्तान से हटकर आपको 90% के उस
भारत को देखना समझना होगा। ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी है। यहां पर एक सवाल कोई भी उठा सकता है कि दुनिया के ताकतवर लोग जो दुनिया की राजनीतिक सत्ता को पलटने की भी ताकत रखते हैं, क्या वो इन्हें रास आएगा? क्या वो इस हकीकत को नहीं समझेंगे कि भारत एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा बाजार था, वो बाजार उनके हाथों से छिन रहा है और वो चाहेंगे कि उनके अपनी नीतियों को भारत में लागू कराने की दिशा में जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ काम करता है वो काम रुक जाए। क्योंकि जब वो लोन देता है तो बहुत सारी अपनी नीतियों को भी थोपता है कि आप इसे लागू कराइए। उस परिस्थिति के भीतर एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी आता है, लैंड रिफॉर्म भी आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है। इस देश के भीतर में किस दिशा में अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है तो उस दिशा में कितनी पूंजी कैसे चाहिए वो चाहता है कि भारत उस बाजार के तौर पर रहे। तो क्या राहुल गांधी जिन सवालों को अब अमेरिका में उठा रहे हैं उसमें पहली बार वो नैरेटिव बदल रहा है जो नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश की यात्राओं के दौर में लगातार बनाया था। क्योंकि राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इसी तर्ज पर हुआ जैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है। ये अलग मसला है कि दुनिया के तमाम देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जगहों पर चैप्टर हैं और उनकी मौजूदगी वहां पर बड़ी शानदार तरीके से किसी भी कार्यक्रम को कराती है। लेकिन राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा के दौर में इस बार ये एहसास लोगों के साथ जुड़ा है कि वह प्रतिपक्ष के नेता है, यानी आने वाले वक्त में नेता देश के भी हो सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी क्या बन सकते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के भीतर में दुनिया के तमाम देशों को लेकर अमेरिका के भीतर भी प्रतिपक्ष के नेता को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में संसदीय चुनाव प्रतिपक्ष के नेता को लेकर नहीं होता है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों में विपक्ष का कौन नेता होगा उसकी भी एक महत्वपूर्णता रहती है। और इस वक्त तो शायद प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी भारत के भीतर की उस राजनीति को एक दिशा दे रही है जो राजनीति अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए भटकने लगी थी। हमें लगता है पहले वो तस्वीर देखिए जो स्वागत राहुल गांधी का वहां पर हो रहा है। यानी बतौर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की ये पहली यात्रा है। लेकिन इस दौर को समझिए इस रूप में भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतने देश घूमे कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इतनी विदेश की यात्रा कभी नहीं कर पाया जितनी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पिछले दिनों वो ब्रुनेई भी गए जहां की कुल जनसंख्या 4.5 लाख है और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी जिस चकाचौंध के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, नजर आई। ऐसी यात्राएं और ऐसा जश्न और ऐसा जलवा इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का रहा नहीं है। लेकिन फिर एक क्षण के लिए याद कीजिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी थी और वो अपनी यात्राओं में जिन बातों को रखते थे वह बातें उसी आर्थिक सुधार के बाद भारत के इन्वेस्टमेंट और आने वाले वक्त में भारत को बड़ा बाजार बनाने की दृष्टि से कैसे संभव है, इसी दिशा में बात बीजेपी के तमाम वो नेता करते थे 2004 से 2014 तक। उससे पहले चले जाइएगा तो जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था तो उस दौर में कांग्रेस के भी नेता इन्हीं बातों का जिक्र करते थे कि भारत के भीतर फिलहाल तो बीजेपी की सत्ता है लेकिन हम आएंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की कौन सी दिशा होगी। और पीवी नरसिम्हा राव के दौर को भी याद कीजिए तो उस दौर में भी सत्ता और विपक्ष के नेता इन्हीं बातों का जिक्र करते थे। लेकिन यह पहली बार है जब इस देश के भीतर एक राजनीति करवट ले रही है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इस बदलती हुई राजनीति पर बड़ी पैनी दृष्टि
अंतर्राष्ट्रीय मंचों की है। वो ये समझ रहे हैं कि अगर भारत को देखने का दृष्टिकोण 180 डिग्री में आमने सामने आकर खड़ा हो चला है, तो ये किस दिशा में आने वाले वक्त में भारत को लेकर अपने आप को रखें, ये सवाल उनके भीतर भी होगा। हम आपको एक हिस्सा बतलाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1992 में गए, वहां उन्होंने कॉरपोरेट और वहां उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिक्र किया और उसके बारे में जानकारी दी। हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया है। जैसे आज प्रधानमंत्री कहते हैं, हमने सैकड़ों कानून हटा दिए जो अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे थे। लाइसेंस राज सबसे पहले अमेरिकी जमीन पर जाके पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, हमने खत्म कर दिया। उसके बाद वो टेलीकॉम सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आश्रय 1994 में अमेरिका पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी हिस्टोरिक विजन डॉक्यूमेंट जो अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने तय किया था, वह भी पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर था। मनमोहन सिंह तो रिफॉर्म के मास्टर थे और रिफॉर्म के माइंड थे, और उसी प्रक्रिया में न्यूक्लियर डील भी हुई अमेरिका के साथ। और इंदिरा गांधी के दौर को याद जब हम कर रहे थे तो जानबूझ के हमने जिक्र किया, फूड डेवलपमेंट एड तक का जिक्र उन्होंने 70 के दशक में किया था, जब भारत की अपनी खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी और उसके बाद भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया, और जब 1984 में उनकी हत्या हो गई और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो 1985 में अमेरिका ने ईयर ऑफ इंडिया रखा था। और राजीव गांधी उसके बाद टेक्नोलॉजी के आश्रय भारत को कैसे ले जाना है, कैसे बढ़ाना है, इस दिशा में गए। यानी ध्यान दीजिए, इस पूरी यात्रा की प्रक्रिया में अगर प्रधानमंत्री मोदी का भी आप जिक्र करेंगे तो इनके दौर की उपलब्धि जो अमेरिका के साथ रही, उसमें डिजिटल इंडिया की रही है। फेसबुक का सपोर्ट मिला, माइक्रोसॉफ्ट ने 5 लाख गांवों को चुना, वाईफाई कैसे पहुंचाया जाए, क्या एप्पल का भी मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो डिजिटल इंडिया की सोच इस दौर में रखी गई और डिजिटली भारत बहुत ज़्यादा दुनिया के कई देशों को मात करने की स्थिति में, इससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन सवाल इस देश की रीढ़ का है, इस देश के रूट्स का। वो रीढ़ और रूट्स जिन मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर में हाशिए पर पड़े हुए थे, कोई कल्पना कर सकता था कि नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को लिए हुए राहुल गांधी कांग्रेस की तमाम उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को पलट देंगे और एक झटके में इस देश के उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जाति और उनके समुदाय के नाम पर खड़े हुए राजनीतिक दलों ने इस दौर में सत्ता तो पाई, लेकिन उनके मुद्दे और उनकी आर्थिक स्थिति त्रासदीदायक ही बनी। ये किसी ने सोचा नहीं था। अब इन्हीं बातों का जिक्र अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी कर रहे हैं तो बदलते हुए राजनीति की, बदलते हुए नैरेटिव की, बीते 10 बरस या बीते 30 बरस की उस पूरी फिलॉसफी को पलटने की ये प्रक्रिया है, जो अपने आप में शायद एक नायाब स्थिति है दुनिया के लिए। भारत के भीतर तो जनता तैयार हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके से कास्ट के भीतर के मुश्किल हालात, भारत की डेमोग्राफी क्या है यह भी नहीं पता है। क्या कह रहे हैं और किस रूप में राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यह सुनना चाहिए। One of the things that we are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, to find out what are the exact demographics of our country. What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. राहुल गांधी जब इन सवालों को उठा रहे हैं तो हो सकता है दुनिया के विकसित देशों के सामने जो एक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को लेकर एक स्टैग्नेंट स्थिति आ गई है और लगातार ये माना जा रहा है कि डॉलर भी कितना कमजोर आने वाले वक्त में हो सकता है, और पेट्रो डॉलर की जो परिस्थिति थी उसके बीच का जो टकराव था उसी ने दुनिया को एक लिहाज से लड़ाई या युद्ध की दृष्टि की दिशा में धकेला भी। लेकिन जब ये एक नई दृष्टि भारत के उस बाजार, उस पूंजी, उस इन्वेस्टमेंट, उस कॉरपोरेट और दुनिया के रईस लोगों में भारत के कॉरपोरेट का शामिल होने की परिस्थिति के बावजूद भी अगर इस देश की असल हकीकत इस दौर में आ रही है तो एक चीज और समझ लीजिए,
वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, जब वो भारत को बतलाता है कि यहाँ की विकास दर इतनी है, उस विकास दर में भारत के असंगठित क्षेत्र के कोई डाटा ना होने की परिस्थितियों का जिक्र होता नहीं है। यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भारत का 93% लेबर लगा हुआ है, उसकी माली हालत कैसी है, उसको सामाजिक सुरक्षा भी दे पाने की स्थिति में हमारा सिस्टम, हमारी सरकार है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। और कोविड काल के बाद जब तकरीबन 12 करोड़ मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे अपने अपने राज्यों में लौटे, उन राज्यों से कई मजदूर वापस काम पे जाने को तैयार नहीं थे और इस दौर में संयोग से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डहडहाने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया, लोग एग्रीकल्चर पर या कृषि पर और ज्यादा निर्भर हो गए। खुद सरकार ने माना कि मनरेगा का बजट उसे बढ़ाना पड़ गया और मनरेगा में जितने बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं उनको भी सरकार जॉब कार्ड दे पाने की स्थिति में नहीं है, उतना बजट दे पाने की स्थिति में नहीं। यानी इकोनॉमी दो हिस्सों में लाकर देश को खड़ा कर रही है और उन दो हिस्सों में कितनी बड़ी असमानता है इसका जिक्र क्या भारत का कोई नेता देश के भीतर भी नहीं करता था इससे पहले। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल अगर उठने लगे हैं, जो दो दृष्टिकोण अभी तक बीते 10 वर्षों में रखा गया, क्या वो नैरेटिव टूट रहा है? क्या उस नैरेटिव की जमीन पर वो मीडिया खड़ा है जिस मीडिया ने सरकार के लिए ही सारे राग गाए और जिस तरीके से चीजों को सामने रखा उसमें इस देश की हकीकत छुपती चली गई? क्योंकि इस देश की हकीकत को जैसे ही मुख्यधारा की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने रखा, उसने इस देश की राजनीति को पलटने का सिलसिला शुरू कर दिया और बहुत साफ तौर पर उन रीजनल फोर्सेस को भी चेता दिया कि अगर आपके साथ ये खड़े हैं तब तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपके साथ नहीं। ये परिस्थिति इससे पहले कांग्रेस के किसी नेता को लेकर कहां थी? कांग्रेस का नेता अक्सर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच लार्जर देन लाइफ होता था। वो चाहे गांधी परिवार को भी देख लीजिए आप, लेकिन पहली बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देश के भीतर, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे स्टालिन हो, ध्यान दीजिए इस पूरी प्रक्रिया के भीतर यानी राहुल गांधी की मौजूदगी। सवाल राहुल गांधी का भी यहां नहीं है, सवाल तो इस देश के भीतर एक इन्वेस्टमेंट और मार्केट इकोनॉमी की जो रेड कारपेट बिछा दी गई, उसके तले जो इस देश का बड़ा तबका दबा हुआ था, उन सवालों को उस रेड कारपेट के ऊपर लाकर जैसे ही मौजूदा मुख्यधारा की राजनीति ने खड़ा किया, या कहें कांग्रेस या कहें राहुल गांधी ने जैसे ही खड़ा किया, वैसे ही दुनिया की नजर भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर आकर टिकने लगी और जो परिस्थिति लगातार खुद प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में घूमकर बना रहे थे, उसकी नींव हिलने लगी। क्या ये परिस्थिति आ गई? और इसीलिए जो अमेरिका में रिएक्शन है वो ये मैसेज दे रहा है कि बदलती हुई राजनीति के साथ भारत की बदलती हुई परिस्थितियों में असल हकीकत क्या वाकई इस दौर की राजनीति और इंडिया गठबंधन ला पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या जो ताना बाना कैपिटलिज्म या पूंजी के नाम पर बनाया गया और जो कॉरपोरेट की पूंजी भारत की राजनीतिक सत्ता को मदद करती रही या मदद कर रही है, उस पूरी प्रक्रिया में हर वो बात खुलने लगेगी? वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है, वो पीएम केयर्स हो सकता है, वो दुनिया के बाजार में हथियारों को खरीदने की परिस्थिति हो सकती है, वो जासूसी कांड जो पेगासस के जरिए आया वह भी हो सकता है। यानी ध्यान दीजिए, पुराने तमाम मुद्दे एक झटके में उस नैरेटिव से आकर जुड़ जाएंगे जिस नैरेटिव को 140 करोड़ जनसंख्या के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री ने सबसे ताकतवर देश और सबसे ताकतवर व्यक्ति होने का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहकर किया कि इससे बेहतर इंडिया तो कभी इससे पहले था नहीं। और उसी वक्त एक दूसरी समानांतर राजनीति खड़ी हुई जिसने बताया कि इस देश के भीतर में 90% लोगों के हालात कितने बुरे और बद से बदतर हैं। सवाल ये नहीं कि अब दूसरे क्या सोचते हैं, सवाल इस देश की जनता के भीतर जो उठ रहे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एक स्पेस मिल गया। शायद इसीलिए अगले 3 दिनों तक या कहें अगले 2 दिनों तक और राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो भारत की उस
नब्ज को पकड़ रहा है, जिस नब्ज को बार बार दबाते हुए छुपाने की कोशिश भारत की मुख्य धारा की राजनीतिक सत्ताओं ने की, और उसमें सभी शरीक, यानी पूंजी की जो आवारा पूंजी की हवा होती है, जिसकी ओर छोर किसी को पता नहीं होता है, संयोग से वो पहली बार चेहरे के रूप में अगर अंबानीज और अडानीज के तौर पर नजर आने लगा, तो ये कल्पना के परे है कि कैसे इस देश के भीतर में एक तबका, और यहां तक कि अपनी न्याय यात्रा के वक्त तो राहुल गांधी जब धारावी पहुंचे और मुंबई पहुंचे, और इस बात का खुले तौर पर उस यात्रा में जिक्र भी करते रहे कि इस देश की बदहाली, इस देश की मुफलिसी, गरीबी, बेरोजगारी, सबको देखिए, समझिए, और उसके बाद देखिए कि इस देश के मीडिया के स्क्रीन पर रेंगता है कि किस तरीके से इस देश का कॉरपोरेट अपने घर में शादी कर रहा है और उसमें सभी शरीक हो रहे हैं। यानी जो राजनीति में नैतिक बल नहीं था, जो शर्म नहीं थी, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब ये मुद्दे उठ रहे हैं और उठेंगे, तो शायद भारत की बदलती राजनीति में भारत के भीतर की वह परिस्थितियां उस जमीन पर आकर खड़ी हो जाएगी, जिस जमीन पर खड़े होकर राजनीतिक सत्ता तो पाई गई, लेकिन उस जमीन को दफन करने की कोशिश कॉरपोरेट पूंजी, मार्केट और इन्वेस्टमेंट के आश्रय खूब की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।